नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 26 अगस्त 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं आज के न्यूज डिस्कशन पे। उससे पहले जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करेंगे, जैसे कि योग श्री अवार्ड किसको मिला है उनके बारे में बात करेंगे। रविंद्र रत्न से किसको नवाजा गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन सेलेक्ट हुई है, जो कि आगे पार्टिसिपेट करेगी किसमें, मिस वर्ल्ड में। ठीक है। ताइक्वांडो नेशनल चैंपियनशिप में कौन सी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साउथ ईस्टर्न एशियन लेक्रोस गेम। देखिए, लेक्रोस गेम हम पहले भी पढ़ चुके हैं और बार बार न्यूज़ में इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में, इंक्लूडिंग RS प्री और अदर एग्जामिनेशन। आगे देखेंगे, एक शिक्षा से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आई है इंडिया लेवल की, और उसमें राजस्थान की जो स्थिति है वो दयनीय है, बहुत ही बदतर है। तो उससे जुड़ा हुआ सवाल तो क्या ही पूछेंगे, लेकिन हमें जानना जरूरी है एज ए सिटीजन भी कि हम एक्चुअली एजुकेशन के मामले में इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा लेवल क्या है। आगे देखेंगे, कृषि और कृषि से जुड़ी हुई तकनीक में AI कैसे हेल्प कर सकता है। AI कैसे पूरा का पूरा कृषि का जो परिदृश्य है उसको बदलने की क्षमता रखता है। आगे देखेंगे, ब्रिक्स से चुना हुआ बेसिकली, या जुड़ा हुआ यूं कह सकते हैं, जयपुर जो घोषणा पत्र है उसके बारे में बात करेंगे। हमने बात करी थी कि ब्रिक्स के वित्त मंत्री जयपुर में मिले थे। उसके बाद ब्रिक्स के पर्यटन जो मंत्री है, पर्यटन से जुड़े हुए जो सम्मेलन है वो भी जयपुर में हुआ है। तो जो जयपुर घोषणा पत्र है ये संबंधित है किससे, ब्रिक्स के पर्यटन वाले मामले से। उसके अलावा नगरीय निकाय की तैयारी कैसे जयपुर में हो रही है, और कैसे थोड़ी सी चुनाव की प्रक्रिया भी आपको समझने को मिलेगी बेसिकली। ठीक है। चलिए, सबसे पहले ढाकाराम जी जो है, इनको योग श्री का अवार्ड मिला है। वहाँ पे मिला है, वियतनाम की राजधानी जो हनोई है वहाँ पे आयोजित एक समारोह में इनको योग श्री का अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे योगा को प्रमोट करने के लिए, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें उसको रिकॉग्नाइज करने के क्रम में जो है इनको ये पुरस्कार मिला है। और क्या महत्वपूर्ण है इनके योगा के बारे में, देखिए एक बात की जाती है होलिस्टिक हेल्थ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, क्या होता है होलिस्टिक हेल्थ, या इसको आप बोल सकते हैं समग्र स्वास्थ्य। समग्र स्वास्थ्य, देखिए दो मायने में होता है, दो तरह से इसको आप एक ही तरह से समझिए। दो एंगल होते हैं इसके। एक तो होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है कि हम सिर्फ ह्यूमन की जो हेल्थ है उसके बारे में बात करें, जबकि आपको पता है बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो पशुओं से मनुष्यों को हो जाती है। ठीक है। और जो अदर एनिमल है उनसे भी बहुत सारी बीमारियां फैलती है, जैसे आप सुन रहे होंगे अभी स्वाइन फ्लू। उससे पहले जो कोविड-19 था वो भी कहीं ना कहीं जो है इस तरह के वायरस जो जानवर फैलाते हैं, बताया भी गया था कि जो वुहान लैब है चीन की, वहाँ से वायरस फैला था बेसिकली। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो एक अकेला दृष्टिकोण क्या करता है कि सिर्फ ह्यूमन की हेल्थ का ध्यान रखें, जबकि एक होलिस्टिक हेल्थ क्या मांग करती है, समग्र स्वास्थ्य क्या मांग करता है कि भाई आप सिर्फ ना केवल ह्यूमन की जो बीमारियां उन पे फोकस करें, बल्कि जानवरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और इसको इंटरलिंक करके रखें। ठीक है। जो अदर एनिमल्स जो पेट डॉग्स होते हैं, या फिर जो नॉर्मल जो हम पालतू, चाहे मुर्गी हो चाहे कुत्ते बिल्ली कुछ भी वाटेवर, उनकी हेल्थ का भी हम ध्यान रखें, यानी कि एक समग्र अप्रोच हमारी होनी चाहिए। तो एक तो ये मतलब हो गया। दूसरा, अगर थोड़ा सा सिर्फ ह्यूमन की हेल्थ के बारे में सोचें, तो जैसे एक होगी फिजिकल हेल्थ, जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है तो वो केवल किस पे, फिजिकल बॉडी पे काम करता है। एक होगी मेंटल हेल्थ, ठीक है। एक होगी स्पिरिचुअल हेल्थ। जब हेल्थ के मामले में सिर्फ ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो होलिस्टिक हेल्थ की बात की जाती है। तो उसमें सारी चीज़ें कि आपकी ना केवल फिजिकल हेल्थ, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो सभी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो दृष्टिकोण है होलिस्टिक हेल्थ का, ये ढाकाराम जी ने स्पेशली दिया, तो इनको जो है वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया और योग श्री अवार्ड इनको मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ढाकाराम जी का आप नाम नहीं भूलेंगे, और पीछे का जो बैकग्राउंड है ये अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए चीज़ें कि आपको समझ विकसित हो आपकी। ठीक है। एक देखिए, जयपुर के जो काफ़ी फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, यानी कि बच्चों के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर विवेक शर्मा। इनको भी बेंगलुरु में जो है रविंद्र रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। प्राइवेट एजेंसी ने दिया है, लेकिन जयपुर के डॉक्टर को दिया, तो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। तो आपको सम्मान का नाम याद रखना है, रविंद्र रत्न सम्मान। और किसको मिला है, डॉक्टर विवेक शर्मा, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, जयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है। और बेंगलुरु में मिला है, ये तो उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए आगे, ताइक्वांडो जो है एक गेम होता है, इस तरह के जो कपड़े पहन के आपने खेलते हुए देखे होंगे।
तो जयपुर के खिलाड़ियों ने हाल ही में कोलकाता में एक चैंपियनशिप चल रही थी, कौन सी, छठी इंडिया प्रोग्रेसिव नेशनल कप ताइक्वांडो, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। और हमारे यहाँ से विवेक, मेदांश और कपिश ने तो गोल्ड जीता है, पार्थ और भागीरथ ने जो है सिल्वर मेडल जीता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप हल्की सी नज़र मार लेंगे, क्या पता, ठीक है, कि कोई सवाल पूछ ले और न्यूज़ में था तो अपन ने डिस्कस कर लिया, बाकी एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। लेक्रोस से जुड़ा हुआ सवाल आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले एग्जामिनेशन में, क्योंकि पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सोच के देखिए, 15 प्लेयर्स टोटल राजस्थान से गए हैं, ठीक है, नेशनल टीम में, उसमें से 14 कहाँ से हैं, केवल उदयपुर, ठीक है, केवल उदयपुर। और अधिकतम कौन है, एसटी समुदाय के हमारे बच्चे हैं जो कि जनजातियों से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इनको इस खेल में अच्छा अनुभव है और अच्छा एज है, और उदयपुर में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ डेवलप की गई है ताकि ये गेम जो है अच्छा एक्सेल करे, ठीक है। तो कहाँ प्रतियोगिता हो रही है, 28 से 30 अगस्त तक कुआलालंपुर में होगी, मलेशिया में। तो वहाँ पे भारत 15 खिलाड़ियों की जो भारतीय टीम में चयन हुआ है राजस्थान से, तो 14 तो उदयपुर के हैं और एक नागौर के, एकमात्र खिलाड़ी जो अदर देन उदयपुर, और अदर देन जो है आप यूँ मान सकते हैं कि एक जनजातीय खिलाड़ी है ना। उसमें 9 महिलाएं हैं जो कि महिला टीम में चुनी गई है, और 5 जो है पुरुष है जो कि पुरुष टीम में चुने गए हैं। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे आप देखेंगे मीना, गमेती, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, बाकी जो मैक्सिमम है वो सभी, जैसे पुरुष टीम में देखेंगे गमेती, ये सारे जो है गमेती जो जनजाति उससे जुड़े हुए लोग हैं, है ना। ये साहिद खान जो है ये नागौर से, तो नाम है सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार नज़र मार लेंगे। और ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप इस खेल के बारे में थोड़ा सा समझें, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी इससे जुड़ा हुआ सवाल जो है पूछा जा सकता है। मिस यूनिवर्स इंडिया जो है 2026, उसका खिताब केजिया लीज मेजो जो केरल की रहने वाली है, इन्होंने जीत लिया। नाम याद रखेंगे, क्या है, केजिया लीज मेजो, कहाँ के रहने वाले, केरल के रहने वाले, ठीक है। टोटल 52 जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने भाग लिया था, और इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत लिया था। ये खिताब वही है जो पहले किसी समय सुष्मिता सेन ने, लारा दत्ता ने, उर्वशी रौतेला और इन सब ने जीता था, वही सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है मिस वर्ल्ड भी जीता था, बट अभी इन्होंने जो केजिया लीज मेजो है, इन्होंने सिर्फ इंडिया लेवल पे जो है मिस इंडिया यूनिवर्स जीत लिया है ना। केरल के रहने वाले हैं। और हल्का सा ये भी ध्यान रखेंगे, वैष्णवी गणेश जो है बेसिकली तमिलनाडु के रहने वाले, ये इसमें सेकंड पोजीशन पे हैं। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे, अब ये है एक आई ओपनिंग जो है राजस्थान के लिए रिपोर्ट है। आई ओपनिंग का मतलब है कि आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है, और आप पढ़ के आपको भी लगेगा कि हम बहुत पीछे रह रहे हैं, ठीक है। क्या वाकई में जो एक बार नाम दिया गया था बीमारू राज्य, क्या नाम दिया था, बीमारू, बी यानी बिहार, एम यानी एमपी, आर यानी राजस्थान, यू यानी यूपी, इन राज्यों को जो है बीमारू राज्य की संज्ञा एक एक्सपर्ट के द्वारा दी गई थी। लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे कमिटमेंट किए, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की, कुछ अच्छे काम भी किए, तो कि राजस्थान बीमारू राज्य नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट बेसिकली एजुकेशन में तो हम बीमारू ही है ये दिखाता है, और रिपोर्ट भी किसी और एजेंसी की नहीं है। कई बार होता है कोई बाहर की एजेंसी रिपोर्ट अगर डाले तो हमें भी लगता है कि यार हो सकता है उसके इंटरेस्ट हो, ठीक है, वो चाहता हो स्टेट से कोई फेवर लेना चाहता हो, स्टेट को जो है नीचा दिखाना हो, ठीक है, स्टेट की किरकिरी करवाना। लेकिन जब रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की हो तो इससे बेहतर और इससे सटीक आंकड़े कुछ नहीं हो सकते, ठीक है। तो रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है, याद रखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। रिपोर्ट का नाम क्या है, स्कूल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, यानी कि परफॉर्मेंस के बेस पे स्कूल को ग्रेडिंग देना। अब जो है इन्होंने 6 कैटेगरी रखी थी, ठीक है। टोटल थोड़ा सा देख लेते हैं, देश भर के कितने जिलों का, 784 जिलों का सर्वे लिया गया। सॉरी, 70 इंडिकेटर थे, यानी कि 70 वो पैरामीटर थे जिन पे इनको मापा गया। और टोटल अंक कितने थे, 600, लगभग जो एक बच्चे के अंक होते हैं किसी क्लास में उनके बराबर अंक थे 600 अंक में से। तो राजस्थान जो है 116 जो टॉप जिले हैं, आउट ऑफ कितने में से, 784 में से, इन 116 में कितने एक्सपेक्ट करें राजस्थान के, एक भी नहीं है, 0। यानी कि टॉप 10, 100 तो भूल ही जाइए, 116 में भी कोई नहीं है, 0। तो इससे बुरी रिपोर्ट और क्या हो सकती है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी, इसमें कैटेगरी जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कैटेगरी है, ठीक है। पहली कैटेगरी को उत्कर्ष बोला जा रहा है, यानी कि 90% से ऊपर। तो इसमें तो इंडिया का ही कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो अगर आप मानेंगे कि राजस्थान की स्थिति खराब है, या यूं मानेंगे कि बेहद खराब है, जबकि इंडिया की स्थिति भी क्या है, खराब है, तो ये बात अपने को समझनी पड़ी, नोट हमने अपने, ठीक है। उसके बाद उत्तम वन,
ये है 81 से 90%। किसका 90%? 600 मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, उत्तम 2, इसमें 19 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कहाँ कहाँ के? पंजाब के, दमन दीव के, चंडीगढ़ के। जो बेस्ट स्कूल्स है वो पंजाब के, चंडीगढ़ के। और बेस्ट तो हो ही नहीं सकते, बेस्ट तो तब मानते हैं ना जब ऊपर वाली दोनों कैटेगरी में है, वहाँ पे तो 0 है। यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि अंधों में काना राजा। ठीक है, कहावत है, वैसे बहुत अच्छी कहावत नहीं है। अंधे को अंधा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अंधे को अंधा बोला तो क्या हो गई थी? महाभारत हो गई थी आई थिंक, है ना? तो वो चीज़ है। बट इस कहावत के हिसाब से कि ऊपर की 2 कैटेगरी में तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो भी है उनमें बेस्ट कौन है? पंजाब है और दमन दीव है और दीव है बेसिकली, और आपका चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद आती है कैटेगरी 3। यहाँ पे 97 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 61 से 70% वाली कैटेगरी में। फिर आता है प्रचेष्टा 1। यहाँ पे राजस्थान के 27 जिले हैं और दूसरे वाला प्रचेष्टा 2 जो है उसमें 14 जिले हैं। टोटल 41 हो गए ना? बिल्कुल। तो ये स्थिति है राजस्थान की, यानी कि बेहद बुरी स्थिति है। कौन सी कैटेगरी है? निरंतर सुधार की श्रेणी में, यानी कि यहाँ तो बहुत सुधार की जरूरत है। अब फिर भी बात कर लेते हैं, ये कुछ कुछ वैसा ही है कि जिलेवार रैंकिंग देखना कि जैसे मान लीजिए किसी टूर्नामेंट था कोई, है ना? टूर्नामेंट था, इस टूर्नामेंट में 5 टीमें थी, A B C D E। ठीक है, E टीम जो है 5वें नंबर पे आई। तो E टीम को किसी ने फ़ोन लगाया कि यार आपकी टीम का कौन सा नंबर है? कि यार 5वीं रैंक आई है हमारी। तो चलो बढ़िया है। लेकिन अगर पलट के सामने वाला ये पूछ ले कि टोटल कितनी टीम थी, तो क्या बच जाता है? नथिंग। कि भाई 5 में 5वें नंबर पे। अब वही 5वें नंबर वालों के कि भाई यहाँ पे किसने अच्छे रन बनाए, तो कुछ कुछ वैसी बात करनी है। तो चलो जो है सो है। 600 में से जो मार्क्स आए हैं 342, किसके? डीडवाना कुचामन के। और ये हमारे राजस्थान का टॉपर। ठीक है, सिर्फ 600 में से 596 लाने वाले टॉपर्स नहीं एक्चुअल में, ये टॉपर्स हैं। हमारे स्कूलों की एक्चुअल हालत ये है। और प्रदेश में रैंक 1 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे झुंझुनू और भरतपुर। ये 3 एटलीस्ट आप याद कर लीजिए, ये नीचे वाले छोड़ दीजिए। ठीक है, 12 एक याद कर लीजिए कि सबसे कम 48 नंबर मात्र, और प्रदेश की रैंक भी इसकी 41 है। ठीक है, तो ये स्थिति है। कुछ डिजिटल लर्निंग में जो है 50 अंकों में से हनुमानगढ़ के 23 अंक यानी कि सर्वोच्च है। ये भी देखिए 50% से कम है, लेकिन क्या है? टॉपर है। ये कुछ कुछ सिविल सर्विस जैसा ही है। जयपुर 22 अंक, अजमेर जोधपुर 21, बांसवाड़ा 13 अंक। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो श्रीगंगानगर 22, ये भी मेयरली 40% पे टॉप कर रहा है। कौन? गंगानगर। तो क्या रीज़न है? स्मार्ट क्लास की कमी है। स्मार्ट बोर्ड्स स्कूलों में बहुत नगण्य के बराबर है। सरकारी स्कूलों की तो हालत बहुत बुरी है, प्राइवेट्स में भी नहीं है। इंटरनेट की कमी है और विद्यार्थी कंप्यूटर कम अनुपात का मतलब हो गया कि मान लीजिए 20 विद्यार्थियों पे 1 कंप्यूटर होना चाहिए। ये अच्छा रेशियो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, लेकिन इन राजस्थान में मान लीजिए 100 पे 1 है, या हो सकता है 200 पे 1 है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है डिजिटल लर्निंग में कम नंबर आने का। अब आगे बात करते हैं कि राजस्थान में जो एग्रीकल्चर है उसको AI कैसे बदल रहा है। हमने कुछ दिन पहले, आपको याद हो तो, बात करी थी कि वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक, जिसको बोला जाता है वाधवानी AI। इसने कृषि मंत्रालय के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया था, ये बात आपको याद है? ठीक है, उस एग्रीमेंट के बाद जो है अब एक प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कृषि अधिकारी को। कौन? ये वाधवानी AI। तो ये बात तो हमने पढ़ ली थी। क्या एक ट्रेनिंग दे रहे हैं? बेसिकली सबसे पहले कि स्मार्ट कृषि प्रशासन कैसे किया जाए, जैसे कि डेटा ड्रिवन निर्णय प्रक्रिया, यानी किसी किसान अधिकारी को, यानी कि किसी कृषि अधिकारी को, बेसिकली कृषि अधिकारी को अगर कोई निर्णय लेना है तो वो डेटा के बेस पे लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी एरिया में लास्ट ईयर कितनी बारिश हुई, ठीक है, यहाँ की जो ज़मीन है उसका लेवल क्या है, यानी कि गुणवत्ता का लेवल क्या है, यहाँ पे किस जो रासायनिक संरचना में जैसे होता है पोटाश, यूरिया, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह जब एक पूरा डेटा सेट होगा, इस डेटा सेट के बेस पे जो है कृषि अधिकारियों को निर्णय लेना चाहिए, योजनाओं का निर्माण करना चाहिए, और किसान सेवाओं में भी AI का यूज होना चाहिए। जैसे जो भारतवाणी या एक तरह का कृषि वाणी करके जो कार्यक्रम आता है, या फिर किसानों को जो टोल फ्री नंबर जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था उसके माध्यम से जो जानकारी है वो सारी मिलनी चाहिए। भाषाओं का बैरियर नहीं रह गया। भाषिणी जो हमारा ऐप है एक AI जो भाषा को चेंज कर देता है, यानी आप मारवाड़ी में बात करेंगे तो सामने से कंप्यूटर मारवाड़ी में आपको आंसर करेगा, राइट। वो बात हो गई। आगे नवाचारों के लिए संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए कृषि के लिए, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाना चाहिए। जैसे पंचायत भवन होता है, तो पंचायत भवन में आप जा सकते हैं, वहाँ पे एक सारी व्यवस्था होती है। आपको रोजगार मांगना है तो फॉर्म मिलेगा, आप अपना जॉब कार्ड भरेंगे, वॉट एवर रीजन्स, है ना।
उधर इसी तरह कृषि क्षेत्र में भी इस तरह के जो है नवाचार होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल नवाचार होने चाहिए, यानी कि व्यवस्थागत चीजें बनाई जानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जो कृषि पर्यवेक्षक है, ठीक है, उसके पास सारे संसाधन हो, पहली चीज उसके पास ऑफिस हो, ठीक है, उसके बाद किसानों को जो है हेल्प करने लायक टेक्नोलॉजी उसके पास हो, ठीक है, सारा सेटअप हो, संस्थागत व्यवस्था का मतलब ये। आगे राज एम्स जो ऐप है वहाँ से भी जो है एनालिटिक्स करके किसानों को किस तरह निर्णय लेना चाहिए, इस बात में एआई का यूज किया जा सकता है। आगे बात करेंगे किसानों की प्रोफाइल। हमने बात करी थी एग्री स्टेक की एक दिन कि आधार कार्ड जैसी जो है किसानों की एक आईडी होगी, तो ये एक नवाचार उस वे में हो सकता है। योजनाओं के लिए सुझाव लोगों से लेना, रियल टाइम निगरानी करना कि किसानों की फसल खराब तो नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई, कौन से एरिया में कितना इम्पैक्ट हुआ, उस हिसाब से उनको बीमा दिलवाया जाए। ये तमाम बातें जो है रियल टाइम पे की जाए, तो एआई से ये किया जा सकता है। किसानों की जो समस्या है उनके समाधान जो है प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यही बात है कि एआई से और डेटा के एनालिसिस से, डेटा के विश्लेषण से किसानों को फसल के बारे में, मौसम के बारे में अच्छी सलाह दी जा सकती है, ठीक है। कीट रोगों की पहचान की जा सकती है। मान लीजिए किसान परेशान है एक बड़े एरिया में कि यार ये किस प्रकार का कीट है, हमने तो पहली बार देखा है, वहाँ पे आप जाके उनकी हेल्प कर सकते हो, उनको ये बता सकते हो ये पर्टिकुलर इस कैटेगरी का है, ये दवा अगर यूज करोगे तो इससे ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, ये तमाम बातें जो है एआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये सारे आर्टिकल का जिस्ट है। चलिए भाई, तो ब्रिक्स का जो है सम्मेलन इंडिया में होने वाला है इस बार, आपको याद है, ठीक है, हमने बात करी थी। और वित्त मंत्री और पर्यटन मंत्री का जो सम्मेलन है वो जयपुर में प्रस्तावित था। तो हमारे लिए ये दोनों इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के हिसाब से आप इनमें भी मैक्सिमम सोच के चलेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारत की अध्यक्षता में होना है और जयपुर में जो है ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक जयपुर में आयोजित की गई। अध्यक्षता किसने की? पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, क्योंकि हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री है, ठीक है। तो इन्होंने अध्यक्षता की और पर्यटन ट्रैक का जो समापन है वो जयपुर में आयोजन हो गया। अब हम देखते हैं जयपुर में क्या निकल के आया। सबसे पहली बात, 4 प्रमुख प्राथमिकताएं जो है जयपुर घोषणा पत्र में जारी की गई। देखिए घोषणा पत्र ये बोला जाता है क्या निर्णय लिया आपने, वही घोषणा पत्र हो गया। तो 4 प्रमुख प्राथमिकताएं यानी कि वो मेन एरिया जिन पे हम काम करेंगे, किस पे, कि एआई और पर्यटन ये दोनों कैसे अच्छे से काम कर सकते हैं, यानी कि एआई का यूज करके हम पर्यटन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें, आप जो मोनूमेंट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हो, लोगों की, आप जो यात्री आते हैं उनकी यात्रा सुगम बना सकते हो, उनको जो है किसी भी टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत ना हो, आप डिजिटली सारी चीज़ें उस तरह से मैनेज कर सकते हो कि वो ऑटो स्पीकिंग मोड में हो, राइट। तो वो सारी चीज़ें एआई के माध्यम से की जा सकती है। आगे सतत और जिम्मेदार पर्यटन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्यटक जा रहे हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका जीना आराम कर दिया, इतना कचरा वहाँ पे इकट्ठा कर दिया। तो पर्यटन ऐसा हो कि सतत हो, यानी कि जलवायु पर्यावरण के हिसाब से अच्छा हो, संतुलित हो। स्किल दिया जाना चाहिए, क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए, ये तीसरी प्रायोरिटी जो ब्रिक्स के सम्मेलन में। और यात्रा सुविधा होनी चाहिए निर्बाध, ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाने की जो है रोक टोक नहीं होनी चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें। कौन 9 ब्रिक्स के सदस्य देश शामिल हुए? ब्राज़ील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, चीन, इथोपिया, इंडोनेशिया और रूस। और इस प्रकार जो है भारत ने कुछ देशों के साथ अपनी अलग से बैठक भी की। और शेखावत साहब ने एक चीज़ बोली कि 2047 तक जो विकसित भारत की यात्रा है उसमें पर्यटन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। ये विकास को गांवों और दूर दराज के सेक्टरों तक ले जाता है, ये इसकी अनूठी विशेषता है। जैसे कैसे ले जाता है, आपने सुना होगा पेइंग गेस्ट योजना, ठीक। पेइंग गेस्ट योजना जो है राज्य सरकार ने, इसका बेसिक मतलब यही है कि बहुत सारे लोग जो शहर में रह के थक चुके हैं उनको गाँवों में जाना है, वहाँ का जो शांत जीवन है, ठीक है, उसको महसूस करना है, कुछ दिन सुकून में रहना है। तो इस तरह से जो हमारा ग्रामीण एरिया है उसको डेवलप किया जा सकता है। आपने सुनी होगी देवमाली जो हमारा गांव है पूरा का पूरा आज भी बिना कंक्रीट पत्थर के बना हुआ है, तो वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं, है ना। तो बड़ी इससे क्या है, फिर डेवलपमेंट भी साथ का साथ जाता है। जब लोग जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें गाँव में भी जो फैसिलिटीज़ है उनका लेवल अपग्रेड होगा, राइट। चलिए आगे। अब देखिए इलेक्शन हमारे नगरीय निकाय के होने वाले हैं और 17 और 18 जो सितंबर है उसको लॉटरी निकल जाएगी, किसकी? हमारे पंच सरपंच की भी। तो जो है लगातार ये अगले 2 महीने जो है एक इलेक्शन माहौल के रहने वाले हैं, तो इसको अपने को ध्यान से थोड़ा सा तैयार करना है। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है, आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, हमने भी एक दिन डिस्कस किया था, थोड़ा थोड़ा याद है। तो 1 सदस्यीय आयोग होता है, ठीक है, जिसको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? एमएलए और एमपी का चुनाव तो कौन करता है? केंद्र वाला चुनाव आयोग। लेकिन स्टेट के ये जो नगरीय निकायों के चुनाव और हमारे पंचायती राज के चुनाव करवाने का काम किसका है? इस 1 सदस्य जो निर्वाचन आयोग है उसका है। तो ये तैयारी करता है। पहले नाम देख लेते हैं। राजेश्वर सिंह जी जो है वो अभी के निर्वाचन आयुक्त है,
ठीक है। और आपको इससे पहले के जो 6-7 जो निर्वाचन आयुक्त है उनके नाम भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप खुद गूगल कर लेंगे। ठीक है। जैसे इसमें नाम होंगे आपके अमर सिंह राठौड़, हमारे शायद पहले हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी अमर सिंह राठौड़ का रहा है। उसके अलावा एक भसीन रहे हैं, इंद्रजीत खन्ना रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा मधुकर गुप्ता जो थे लास्ट, वो थे। ठीक है। ऐसे करके जो नाम है आप थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है। क्या क्या करेंगे, देखिए, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना शांतिपूर्ण तरीके से, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए क्या क्या करते हैं, पहली चीज़ मतदाता सूची और नामांकन ये सारी तैयार करते हैं। मतदाता सूची को अपडेट करते हैं, कुछ नाम ऐड ऑन करना है, नहीं करना है, अगर कोई शिकायत है उसका भी निवारण कौन करता है, राज्य चुनाव आयोग। आदर्श आचार संहिता जो है वो लग चुकी है, तो उसका पालन भी अच्छे से करना चाहिए, यानी कि सरकारी मशीनरी का यूज़ नहीं करना, किसी भी सरकारी घोषणा नहीं करना, किसी भी सरकारी कार्य का लोकार्पण वगैरह नहीं करना, ये तमाम बातें जो एक लंबी लिस्ट होती है उसके हिसाब से उसका पालन होना चाहिए। ये काम सुनिश्चित करना भी किसका काम है, राज्य निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन में जो व्यय हुआ है, खर्चा हुआ है, उसकी जानकारी भी कैंडिडेट प्रॉपर दे, और निर्वाचन आयुक्त भी अच्छे से ध्यान रखे कि ऐसा तो नहीं है बहुत ब्लैक मनी यहाँ पे यूज हो रहा है। और कुछ जो संवेदनशील वार्ड होते हैं उनकी अलग से निगरानी करना, और कितने राजस्थान में टोटल वार्ड है जहाँ पे चुनाव होने वाला है, ये अपने डिस्कस कर लिया, तो उसको भी आप रिवाइज कर लेंगे। देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स का डिस्कशन है, करंट तो कवर होता है ये, चलो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरी बात, आप ये समझ के, जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मेरा मतलब हो गया आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो आप पढ़ते हैं स्टैटिक, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी अहमियत कहीं से भी कम नहीं है, उनका कोई तोड़ नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि आपने अपना 70% काम कर लिया, ये 30% जो करंट अफेयर्स है ये आपके लिए शानदार तरीके से एडोन, जहाँ पे लोग पिछड़ते हैं, वो आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। बट आपके स्टैटिक का कोई तोड़ नहीं है, और उसका एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही उसका मोडस ऑपरेंडी है, वो ये है कि आपको लगातार पढ़ना है, लगातार याद करना, और याद होगा एक ही बात से, रिवीजन से। और ये बात सब पे लागू होती है, रिवीजन करंट अफेयर्स पर भी लागू होता है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। कितनी अच्छी बात मैंने आपको बताई हो, आप भी भूल जाएंगे। मैं रिवाइज नहीं करूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा। ठीक है। एट दी एंड हम सब ह्यूमन हैं और हमारी लिमिटेशंस है, उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ बनाई है, वो है रिवीजन। रिवीजन आप करते रहें। ठीक है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब पंचगौरव ओपन डिस्कस कर रहे हैं, जोधपुर के पंचगौरव आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सन सिटी और ब्लू सिटी दोनों बोला जाता है। ठीक है। एक तो पहली बात ये याद रखनी है आपको। ठीक है। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है जयपुर के बाद, ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई थी, 1459 में। ठीक है। मारवाड़ की ऐतिहासिक राजधानी है, बहुत फेमस है किलों के लिए, मंदिरों के लिए, हस्तशिल्प के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए, मोजरी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। तो पर्यटन की जो स्थल है वो तो सीधा मेहरानगढ़ दूर का आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। वनस्पति जो है जाल है, जिसको सलवाडोरा भी बोला जाता है। उपज जो है जीरा है, जिसको क्यूमिनम साइमिनम जो है वो बोला जाता है, जीरा। तो अब आप मुझे बताएंगे जाल और कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो है वनस्पति है, जीरा और कौन से डिस्ट्रिक्ट की उपज है, ये दोनों बातें आप मुझे बताएंगे। ठीक है। ये आपका टेस्ट है बेसिकली, कि आप क्या रिवाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पुरानी बातें भूल रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये दोनों हमने पहले डिस्कस किया है किसी और जिले के साथ में। उत्पाद जो है लकड़ी के फर्नीचर, और मैं भी अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो लकड़ी के फर्नीचर भी कोई और डिस्ट्रिक्ट, शायद चूरू हमने डिस्कस किया था, झुंझुनू डिस्कस किया था, तो उनमें भी आपको ये मिल जाएगा। जिम्नास्टिक जो है ये यहाँ का गेम है जोधपुर का। तो ये तमाम बातें अपने को याद रखनी है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है भारत के गौरव का प्रतीक है। ठीक है। राव जोधा ने 1459 में, देखिए 1459 में ही जोधपुर की स्थापना, और मेहरानगढ़ दुर्ग की जो शुरुआत है बनाने की वो भी 1459 में हो गई थी। 410 फीट की ऊंचाई पे है, और सर्वाधिक भारत का विशाल और लोकप्रिय किलों में से एक है। ठीक है। कुछ विशेषताएं यहाँ के शिल्प की, उत्तम मेहराबदार झरोके और नक्काशीदार पट्टिकाएं जो इस किले की विशेषता है। शाही संग्रहालय है जहाँ पे जीवंत दस्तावेज है मारवाड़ के इतिहास के। मोती महल, फूल महल, शीश महल, और इनकी चित्रित जो दीवारें हैं वो भी अपने आप में खूबसूरत है। और किले से दिखता है ब्लू सिटी का जो है मनोहारी या मनोहारी जो नज़ारा है वो वहाँ से दिखता है ना। तो ये तमाम बातें अपने को अच्छे से याद रखनी है। जाल हमने डिस्कस किया, वायु प्रदूषण, वही तमाम बातें जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है। जीरा उपज है, और लकड़ी का फर्नीचर जो है, और हब है बेसिकली जोधपुर जो है लकड़ी के फर्नीचर के मामले में। तो आज हमने कुछ पुरस्कारों के बारे में बात करी, योग श्री ढाकाराम जी के बारे में, विवेक शर्मा जी को रविंद्र रत्न। ठीक है। खेल ताइक्वांडो के बारे में, शिक्षा में हमारी जो दुर्गति है उसके बारे में बेसिकली हमने बात करी, एआई और ब्रिक्स के बारे में, और जोधपुर के पंचकोरों के बारे में हमने
बात करें। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फ़ायदेमंद हो। फ़ायदेमंद तो चलो ठीक, मुझे पता है आपके लिए है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको बात समझ आनी चाहिए, है ना। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगता है थोड़ा और स्लो पढ़ाना है, कुछ नए कॉन्सेप्ट, नया तरीका, एनीथिंग तुम्हारी साइड से जो भी सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हो, लेकिन आप देंगे तभी जब आपने लास्ट तक यहाँ तक पहुँचे होंगे। ठीक है, मैं भी, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए बस, है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद।